नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ 8.2% रही थी। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था को बधिया बनाया जा रहा है, इस पर अब कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान साल 2024-25 के लिए घटा दिया गया है। अब उम्मीद है कि जैसे तैसे जीडीपी ग्रोथ 6.4% हो पाएगी। जीडीपी ग्रोथ की ये पिछले 4 साल में सबसे धीमी रफ्तार रहेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है कि देश में कम नौकरियां होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और देश गुर्बत की ओर जाएगा। साफ है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इकोनॉमी की हालत डामाडोल है, लेकिन उन्हें देश की और जनता की कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस अपने दोस्त को डील दिलाने, उसे और अमीर बनाने और मौज उड़ाने में व्यस्त हैं। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी का वो बयान भी पोस्ट कर रही है जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि डबल डिजिट की जीडीपी पर काम करना अब समय की मांग है। कांग्रेस ने इसको जुमला बताया है और हकीकत अब ये जीडीपी दिखाई है। बता दें, जीडीपी का अनुमान आया है कि इस बार 2024-25 में 6.4% रहने वाली है, जिसके बाद सब भौचक्के रह गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने जीडीपी को डूबते हुए दिखाया है और कहा है कोई तो बचा लो। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के तुरंत बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के पास 2700 करोड़ रुपए का राजमहल है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने उनसे मुख्यमंत्री आवास छीन लिया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास का आवंटन 3 महीने में 2 बार रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में बीजेपी और इसके सारे नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में पीएम मोदी के पास 2700 करोड़ का राजमहल है। प्रधानमंत्री दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, 10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास 5000 सूट हैं और 6700 जूते की जोड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के घर में 300 करोड़ के कालीन पीछे हुए हैं और इसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ का झूमर है और उसमें हीरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को देश की जनता को और मीडिया को दिखाया जाना चाहिए और हम भी उस राजमहल को देखना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि कल मीडिया के सामने इस बात का फैसला होना चाहिए कि एक ओर मुख्यमंत्री का घर है और दूसरी ओर मोदी का राजमहल है। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को 43वें दिन अनशन कर रहे डल्लेवाल ने मेडिकल हेल्प लेने से इनकार कर दिया। बता दें, सोमवार की रात 70 वर्षीय किसान नेता का बीपी और पल्स रेट कम हो गया, जिसके बाद पटियाला के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन नामक गैर सरकारी संगठन के डॉक्टरों की एक टीम ने उन पर कड़ी निगरानी रखी। यूएस आधारित हृदय रोग विशेषज्ञ और एनजीओ के संस्थापक डॉक्टर स्वमान सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये एक चेतावनी और रेड अलर्ट है। पिछले 12 घंटों में डल्लेवाल जी की तबीयत काफी खराब हो गई है। उनकी हालत गंभीर है। ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति है और तत्काल कार्रवाई जरूरी है। मैं भारत सरकार से बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह करता हूं। डल्लेवाल की जांच करने वाले एनजीओ के डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया है, इसलिए हम उन्हें जबरन इलाज नहीं दे सकते। हम उनके हाथ पैर रगड़ रहे हैं और तकिए रखकर उनके पैरों को ऊपर उठा रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। चूंकि हम इलाज नहीं दे सकते, इसलिए जैसे तैसे इलाज कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दे दिया। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम मोदी जी और उनकी सरकार को मेरे बाबा के लिए स्मारक बनाए जाने के फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, हमने इसकी मांग नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला लिया गया। बिहार में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के साथ रहने से नीतीश की छवि अब खराब होने लगी है और अब नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी के विधायक ने ऐसा बयान दिया है जिसका असर भी नीतीश कुमार पर पड़ सकता है।
हालांकि नीतीश के विधायक ने कवर करने की कोशिश तो की है और बीजेपी विधायक की जमकर बैंड भी बजाई है। बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुसलमान संविधान, सनातन, मंदिर व मोदी का विरोध करता है। मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद नीतीश के विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी नेता इंजीनियर शैलेंद्र को घेरते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने बैकवर्ड समाज को भी ठगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट देने के लिए कौन तैयार है। मुसलमानों के लिए हम लोगों ने, सीएम नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं हमारे राज्य में दंगा फसाद हो, लेकिन बीजेपी नेता शैलेंद्र तो दंगा फसाद की वाली बात करते हैं। हालांकि नीतीश के विधायक तो बोले हैं, लेकिन ऐसा बयान नीतीश के खिलाफ उनके वोटर्स को नाराज भी कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पिछड़े और माइनॉरिटी रहता है, उनको सेक्युलर नेता माना जाता रहा है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर बिहार में आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसको लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी अनशन कर रहे थे। अब उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है। इस बीच अब पीके की पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। पटना की सड़कों पर जनसुराज की ओर से पोस्टर लगाया गया है। जनसुराज के नेता बैनर पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार सरकार को घेरते दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता विकास कुमार ज्योति की तरफ से लगवाए गए बैनर में मकर संक्रांति के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा किया गया है। बैनर में लिखा गया है, कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे। इस बैनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर ट्रेन के ऊपर लगाई गई है। ठीक नीचे लिखा गया है, मकर संक्रांति के बाद श्रमजीवी ट्रेन पकड़कर चाचा जी नालंदा लौट जाएंगे। पीके के नेता मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री को उनके गृह जिले वापस लौटने की बात कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। अब सांसद पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ बीपीएससी परीक्षार्थियों की मांगों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने परीक्षार्थियों की समस्याओं के हल का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनकी सभी मांगें पूरी होंगी। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने बीपीएससी पेपर लीक में दोषियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में खेल होने वाला है। पहले जहां उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, और अब खबर आ रही है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में टूट हो सकती है। कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के कम से कम 8 सांसदों के अजित पवार गुट में शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार ये सांसद अजीत गुट के संपर्क में हैं और इसकी घोषणा होने वाली है। इस राजनीतिक कदम को शरद पवार के नेतृत्व के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अजीत गुट को भारत का चुनाव आयोग पहले ही असली एनसीपी के रूप में मान्यता दे चुका है। बता दें, अगर ऐसा होगा और उद्धव की शिवसेना भी किनारे जाएगी तो कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। और ये भी कह सकते हैं कि मोदी ने कांग्रेस को अकेला करने के लिए दांव चल दिया है। रिपब्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की पार्टी के करीबी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि शरद पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कई अन्य रिपोर्टों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वो मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद की पैरवी कर रहे हैं। बता दें, सुप्रिया सुले ने हाल ही में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। इसके बाद ये भी सवाल उठा था कि क्या शरद पवार खेला करने जा रहे हैं, या शरद पवार क्या मोदी के सामने झुक गए हैं। बता दें, एनसीपी एसपी ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, और अब 8 सांसदों का अजीत गुट में जाने का फैसला हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आ रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटिंग की काउंटिंग होगी। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर चुनाव एक फेज में होगा। चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के बाद दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव खत्म होने तक ये लागू रहेगी। दिल्ली चुनावों की तारीख के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम में हेरफेर के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और उन्हें हैक करना असंभव है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। हेरफेर के हर दावे की गहन जांच की गई है और उसे खारिज कर दिया गया है। इस तकनीक ने लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कायम रखा है। बता दें, वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगा रही है। सीएम आतिशी से लेकर बाकी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तारीखवार तरीके से बता रहे हैं कि कब, कहां और कितने वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं। हालांकि राजीव कुमार ने कहा कि लिस्ट से वोटर का नाम हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन
किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अचानक एक क्षेत्र से 10 से 20 हजार नाम काट दिए जाएंगे तो ऐसे में बड़ा मामला होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की सहमति से वोटर लिस्ट अपडेट होती है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा वोट गिने गए हैं। कुछ मशीनों में मॉक पोल का डेटा नहीं हटाया गया तो ऐसा होता है। लाखों मशीन में 4-5 मशीनों में ऐसा हो सकता है। ऐसे मशीनों के वोट अलग रख लिए जाते हैं और गिनती खत्म होने के बाद और ये जीत हार के मार्जिन से कम होता है तो उम्मीदवार की जीत घोषित की जाती है। इस आरोप पर उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम में सिंबल डाले जाते हैं, उसी दिन बैटरी डाली जाती है, मॉक पोल होता है और उसी दिन एजेंट के सामने मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। उसके बाद ये पोलिंग के दिन निकाला जाता है। वहां भी पोलिंग एजेंट चाहे तो मॉक पोल होता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवारों का नॉमिनेशन 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा। बता दें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से टिकट दिया और वो बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को बरेली कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन ना तो राहुल गांधी हाजिर हुए और ना ही उनकी तरफ से उनके वकील आए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 18 जनवरी तय की। बता दें नेता चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया गया था। हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली की कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी। मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने वाद दायर कर सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख निर्धारित की। अदालत ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया, लेकिन राहुल गांधी ना पेश हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब आया। इस पर कोर्ट से दूसरा समन जारी हुआ है और 18 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले रविवार को एक जैन मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आरोप हिंदुत्व संगठन पर लगाया गया। घटना के बाद से ही सागर में तनाव बना हुआ है, लेकिन जब से मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद घटना ने तूल पकड़ा। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोमवार 6 जनवरी को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें समूह को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर पर आक्रामक रूप से पथराव करते हुए, उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए और उसके अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ये घटना तब हुई जब इलाके में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने जैन समुदाय के युवाओं पर 4 जनवरी को हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने और मूर्तियों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि करीब 30 जैन युवक मुंह ढके कुलदेव मंदिर में घुसे और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि जैन मंदिर की जमीन को लेकर ये विवाद है। इस जमीन पर दूसरे समुदाय यानी हिंदुओं का अवैध कब्जा है, जिसे रविवार को खाली करवाया जा रहा था, लेकिन इसे हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का रूप दिया गया। इस जमीन को बेशकीमती बताया जाता है, जिस पर कई तथ्यों की नजर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल पर योगी सरकार को घेरा है और कुछ छिपाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जब पहली बार संभल जाकर लोगों से बात करना चाहता था, तब सरकार ने पाबंदी लगा दी। हमारे लोग दिल्ली और लखनऊ से संभल जाने के लिए तैयार हुए तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जब दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल वहां गया तो उसी शासन प्रशासन ने हमें जाने दिया। तो ये समझ से परे है कि सरकार क्या छुपाना चाहती थी, इसकी वजह से प्रतिनिधिमंडल को पहली बार वहां नहीं जाने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 2013 के रेप केस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए कि जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वो अपने अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेंगे। बता दें, आसाराम पर सूरत की एक महिला ने 2013 में बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। एलोन मस्क अमेरिका के बाद अब दूसरे देशों में भी राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ लगातार कई देशों के नेता बोल रहे हैं।
अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क की आलोचना करने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले किसने ये सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्कों में से एक के मालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी आंदोलन का समर्थन करेंगे और जर्मनी समेत कई देशों के चुनावों में सीधे दखल देंगे। अलग अलग देशों में फ्रांस के राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने मस्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कई देशों में चुनावों में उनके दखल देने की बात कही। बता दें, मैक्रों के मस्क से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल में नोट्रे-डेम कैथेड्रल को दोबारा खोले जाने के मौके पर उन्होंने मस्क को आमंत्रित भी किया था। इससे पहले जर्मनी सरकार के एक प्रवक्ता ने मस्क का नाम लेकर कहा था कि वोटरों पर मस्क का लिमिटेड असर है। उन्होंने कहा कि सामान्य, समझदार और सभ्य लोग इस देश में ज्यादा हैं। बता दें, जर्मनी में अगले महीने मध्यावधि चुनाव होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एलन मस्क के ब्रिटिश सरकार पर किए गए हमलों का जवाब दिया था। चुनावी रूप से एक्टिव एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर बयान दिया। ट्रंप के नए अमेरिकी प्रशासन में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे मस्क ने ट्रूडो के इस्तीफे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2025 अच्छा दिख रहा है। ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, कियर स्टारमर का पर्दाफाश हो चुका है, नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर में अपराध 95% कम कर दिया है, जेवियर मिली ने 2008 के बाद पहली बार सरप्लस जुटाया है। शानदार लोगों ने तरक्की की है और बिल्कुल सही समय पर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।